गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो। सैटरडे संडे खूब इंजॉय कर लिया होगा। मार्केट ने बॉटम ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि बना ही लिया होगा। और बाकी 100 200 500 पॉइंट 1000 पॉइंट क्या टूटे क्या बढ़े, तो वो चीज़ तो देखो, इक्विटी मार्केट सिक्योरिटीज़ मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो तो रहेगा ही रहेगा। ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता ना कुछ और। एग्जैक्ट जो चीज़ है वो कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ पे मुनाफा भी होता है तो घाटे भी होते हैं। ये हो गया प्रॉपर डिस्क्लेमर, राइट। अब बात करते हैं, आज हम जो कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं वो है ओयो, ओरावेल स्टेज। अनलिस्टेड मार्केट में अगर नाम आए और ओयो का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और रिसेंट में अब जो नाम चल रहा है वो इनोवेट का भी नाम चल रहा है साथ में, क्योंकि वो ओयो की ही सब्सिडियरी है। कंपनी पूरी फंडामेंटली वगैरह सब कुछ एनालिसिस, प्रॉपर हिस्ट्री वगैरह सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ जितनी मेरे को ध्यान में आई है। सबसे पहले ओरावेल स्टेज दैट इज़ ओयो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ था 2012 में। रितेश अग्रवाल ने इसको, उनको इसका फाउंडर भी बोला जाता है, उन्होंने ही इस कंपनी को बनाया है। और शुरुआत में जब इन्होंने इस कंपनी की स्टार्ट करी थी वो उस टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट थे, ठीक है। ओरावेल स्टेज ओयो जो बेसिकली पहले क्या करती थी और अब क्या करती है उसमें रात दिन का अंतर है। और बहुत 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 डिफ्रेंशिएशन है। पहले क्या करता था, ये छोटे छोटे होटल्स के साथ टाई अप करता था, उनकी लैंड को लीज पे लेना या उनके साथ एग्रीमेंट करता था। ये ऑनलाइन बुकिंग प्रोवाइड करवाता था, जिससे क्या होता ना कि पहले ट्रेडिशनली काम कैसे होता, लाइक सपोज दैट मेरे को कहीं घूमने जाना है, मेरे को अगर जाना है कि भाई मैं गोवा घूमने जाऊँ, तो मेरे को क्या करना पड़ता था, लोकल एजेंट से बुकिंग सब करवानी पड़ती थी। वहाँ पे होटल्स कौन सा है क्या नहीं। उनको यहाँ पे एक मार्केट में गैप दिखा, एजेंट्स बहुत हाई चार्ज करते थे। और ऊपर से रही बात दूसरी, होटल में जो रूम थे वो भी उतने क्लीन नहीं मिलते थे, ठीक है। तो ओयो क्या करता था कि सिंपल सा था, ऑनलाइन ही इसने सारों के सब होटल्स के साथ टाइप किया, जहाँ जहाँ इसको जो भी मिला उनके साथ अच्छा खासा एग्रीमेंट किया, उनके पिक्चर्स वगैरह सब अपलोड कर दिए। तो एक बेसिकली वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ऑनलाइन बुकिंग करके जाओ आप, वहाँ पे कैश दो, आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। आप वहाँ पे जाके स्टे करो। और बहुत हाइजीनिक रूम ये लोग प्रोवाइड करते थे। उसके अलावा जो भी होटल ऑनर्स होते थे उनको ये बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जैसे स्टाफ हो गया, मेंटेनेंस हो गया, और क्या होता है ना, क्लीनलीनेस वगैरह, बाथरूम। मेन क्या होता है ना, कोई भी अगर होटल में जाए तो अपने को सबसे ज़्यादा इशू अगर फेस करना पड़ता है तो वो वॉशरूम को लेके वो वॉशरूम को लेके करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है। कि इनका बिजनेस ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा था। और इन्होंने 2019-20 के आसपास जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी DRHP फाइल करी, वो टाइम इन्होंने वैल्यूएशन मांगी थी 90,000 करोड़ की, ठीक है। वो सेबी ने इनको दी नहीं, क्योंकि उस वक्त सीधा कोविड आ गया था। और कोविड के क्रैश के टाइम इनके फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट किए थे, क्योंकि 3 से 4 महीने तो ऐसा समझ लो, प्रॉपर अगर मैं बोलूँ तो 1 साल तो ऐसा समझ लो, लोग ट्रैवल पे नहीं निकले थे। ऑब्वियस सी बात है भाई, कंपनी को नुकसान तो सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोविड के टाइम में आप और हम हमारी बात करें तो हम भी कहीं घूमने नहीं गए थे। तो होटल्स की बुकिंग कहाँ से करते हैं, कंपनी ऑब्वियसली एकदम, वहाँ पे ऐसा लगा कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर कंसिस्टेंटली 1 साल बिजनेस को लॉस पे रन करना, वो कोई हालत में मतलब समझ लो कि सोच से ही बाहर है। तो उसके बाद कंपनी का रिवाइवल कैसे हुआ, फिर रितेश अग्रवाल ने स्ट्रैटेजिकली मूव करना स्टार्ट किए। ये सिर्फ अब होटल बिजनेस पे ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने वापस अपनी धीरे धीरे बुकिंग्स वगैरह शुरू हुई इंडिया में भी, और इन्होंने क्या किया, एक्सपेंड करने लगे। ये गैप ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको दिख गया। सबसे पहले इन्होंने एंजल इन्वेस्टर से फंड रेज वगैरह किए, वहाँ से इन्होंने US मार्केट में ज़्यादा, वहाँ पे इन्होंने कैपेसिटी वगैरह दिखाई, उनको वहाँ ज़्यादा लगा। तो अभी मेजर जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो US मार्केट से भी आ रहा है। फिर इन्होंने अभी रिसेंट में G6 हॉस्पिटलिटी चेन, जो US में सबसे बड़ी हॉस्पिटलिटी चेन थी, जो सेम यही काम करते थे, उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया। हम लोग बार बार नाम सुनते हैं ना, G6 हॉस्पिटलिटी, मोटल 6, अरे ये है क्या, एक्चुअल में ये वहाँ की कंपनी है जिनको रितेश अग्रवाल ने पूरा का पूरा एक्वायर कर लिया। और रही बात दूसरी, वो सेम यही काम करते हैं, होटल्स वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह। अब ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ होटल्स के अलावा अब ये लोग इवेंट ऑर्गेनाइज भी करने लगे हैं। लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज़ को समटाइम्स क्या होता है ना कि उनको सिर्फ एक दिन के लिए पूरा होल चाहिए रहता है, उनकी कॉन्फ्रेंसेज होती है, मीटिंग्स होती है, तो वो सारे इवेंट ये लोग मैनेज करने लग गए। तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होने लग गया।
इसके अलावा अभी रिसेंट में इन्होंने इनोवेट को भी फुल्ली एक्वायर कर लिया। ओरावेल स्टेज ने। इनोवेट क्या करता है? इनोवेट का बेसिकली सिंपल सा काम है। इनोवेट ये पूरा ही अलग हो गया। इनोवेट क्या करता है? अब बेसिकली उनका टारगेट है पूरा का पूरा कॉरपोरेट्स का, ठीक है। वो कॉरपोरेट्स को हायरिंग पे उनको बिजनेस जो ऑफिसेज वगैरह सेटअप करके देना, या इनके खुद के ऑफिसेज में अब इन्होंने एक, मैंने अभी वेबसाइट्स वगैरह चेक की, जैसे मान लो मैं भी अगर सब्सक्रिप्शन लूँ इनोवेट का तो 3,000 रुपये पर मंथ का है, और अगर मैं 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लूँ तो 8,000 रुपये लगेंगे। अब ये सब्सक्रिप्शन कौन लेगा, क्यों लेगा? इनोवेट बेसिकली क्या करता है कि जैसे अगर मैंने इनको सब्सक्रिप्शन ले लिया तो ऑल ओवर इंडिया इनोवेट के जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी ऑफिसेज है, वह मैं वहाँ जाके ऑफिस वर्क कर सकता हूँ। मेरे को वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, पूरा ऑफिशियल एनवायरनमेंट मिलेगा, और वर्क फ्रॉम होम नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली अभी कंपनीज इस पे शिफ्ट भी कर रही है, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक्वायर नहीं करना पड़ता। अगर एक्वायर नहीं करेंगे तो उनका कॉस्ट कटिंग बहुत हो जाएगा। रीज़न बिहाइंड द सीन क्या होता है ना, कि अगर मैं आज की डेट में एक अगर लैंड परचेज करके उसमें पूरा का पूरा ऑफिस सेटअप करूँ या खरीदूँ या रेंट वगैरह दूँ, बेसिकली उससे यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंट तो हो रहा है मेरा। सपोज दैट मैं क्या करूँगा, अगर मैं कंपनी हूँ, कॉर्पोरेट हूँ, मैं पहला ऑप्शन क्या लूँगा कि मैं सीधी सी बात है कि खुद का बिल्डिंग ले लेता हूँ, या फिर क्या होगा ना कि एक रेंट पे ले लेता हूँ। रेंट पर मंथ 1,00,000 रुपये से ज़्यादा आएगा। अगर ऑफिस में 10-20 की टीम है, बेसिकली स्टार्टअप्स छोटे लोगों की टीम्स, ठीक है, जो मतलब अभी छोटे लेवल पे खेल रहे हैं, तो उनको क्या 1,00,000 रुपीज़ तो सीधा का सीधा रेंट हो गया। वो क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, 10 की अगर टीम है, 3,000 रुपये पर मंथ का उन्होंने अगर पेमेंट किया तो कितना हुआ? सिर्फ 30,000 रुपये का पेमेंट उनको करना पड़ा। तो उनको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, और इनोवेट उनको प्रोवाइड करता है, और ऊपर से अच्छा वर्क स्पेस, वर्किंग इन्वायरमेंट वहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिकली ऑफिस का ऑफिस हो गया, वर्क फ्रॉम होम का होम हो गया, और ऑफिस भी एक तरीके से नहीं हुआ, सारा का सारा सेटअप अपने को वहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिकली ये भी बहुत बढ़िया गैप इन्होंने आइडेंटिफाई किया और बहुत अच्छी चीज़ करी है। फ्यूचर में इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ की बहुत ग्रोथ है, और आएगी भी, क्योंकि जिस हिसाब से स्टार्टअप खुल रहे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट, और हर किसी के बस की बात नहीं है भाई खरीदना। अब नॉर्मल सीधी सी बात है, एक बिल्डिंग खरीदूंगा करोड़ों रुपए जाएंगे, अरे उसके इंटरेस्ट में सीधा ये काम हो रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है मेरे को वहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिख रहा है जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया। हालांकि क्या होता है ना कि अगर नॉर्मल रिटेलर की माइंड से अगर बात करें, रिटेलर को समझ में नहीं आएगा ये बिजनेस मॉडल, लेकिन अगर लंबे नज़रिए से या कॉर्पोरेट लेवल से अगर हम लोग सोचे तो अपने को बहुत अच्छी चीज़ लगेगी, और बहुत सही चीज़ इन्होंने, इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कैडा आइटम इन्होंने लॉन्च किया है। कंपनी ने दूसरी बार और DRHP फाइल करी, लेकिन वो टाइम पे भी कंपनी लॉस में थी, तो सेबी ने उस वक्त भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जिस हिसाब से ये ग्रो कर रही है, और इन रिसेंट क्वार्टर्स में तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है, तो अब वापस इनका प्लान ये है कि इस क्वार्टर के अंत में, Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनका पूरा प्लान है, ये लोग वापस IPO के लिए अप्लाई करेंगे, और देखते हैं उस वक्त सेबी इनको अप्रूवल देता है या नहीं देता, लेकिन कंपनी IPO तो लेके आएगी। पहले मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि 2 क्वार्टर पहले अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैंने जब उस वक्त देखा था, उस वक्त रितेश अग्रवाल की जो फाउंडर है उनकी होल्डिंग भी मेरे को ओयो में बहुत ऐसा कोई ज़बरदस्त नहीं दिखी, उनकी होल्डिंग भी मेरे को कम ही दिखी थी। तो वो चीज़ आज जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, रितेश अग्रवाल की खुद की होल्डिंग है वो 39.30% है। RA हॉस्पिटलिटी होल्डिंग्स, जो मैं बोलूँ सीधी सी बात, ये भी रितेश अग्रवाल ही समझ लो आप, इनकी भी 43.93% होल्डिंग है। तो अच्छी खासी स्टेक रितेश अग्रवाल ने खुद ने ले ली, और रिसेंट में खुद ने रितेश अग्रवाल ने 45,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे कंपनी पे इन्वेस्ट किया है। पहले मैं ये बता देता हूँ कि आज कंपनी कौन से वैल्यूएशन पे है। आज कंपनी समवेयर अराउंड ऐसा समझ लो 45 से 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है अनलिस्टेड मार्केट में, जो समवेयर अराउंड आपको मिलेगा 55 से 60 रुपये के आसपास। इस रेंज में कंपनी का प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कंपनी की वैल्यूएशन कहीं ना कहीं 50,000 करोड़ तक लेके जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, लिटरली मैं ये बोल सकता हूँ दाव खेलने लायक है। लेकिन एक चीज़ बोल देता हूँ, पैसा आपका है, मेरे को सिर्फ ज्ञान देना है। आप अपनी समझ से ही सारा काम करना। मैं फाइनेंशियल्स वगैरह कुछ भी चाहिए आप कमेंट करो, मैं फाइनेंशियल्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको, वो चीज़ मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर मैं आज की डेट में अब इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करूँ
तो 5,388 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। और नॉर्मल मोटा मोटी अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो 4,500 करोड़ का एक्सपेंसेस किया है। एबिटा जो इनका आया है वो आया है 887 करोड़, वो बहुत सही है। जो पिछली बार लॉस में था, पिछले ईयर में लॉस में था, तो जो जंप देख रहे हो, और वो जंप स्टॉक के प्राइस में भी अपने को देखने को मिला है, क्योंकि उस वक्त जो प्राइसेस थे वो कहीं ना कहीं 24 से 30 के आसपास थे। जब इवन मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं ओरावेल स्टेज ओयो का शेयर होल्डर हूँ। अनलिस्टेड शेयर्स मेरे बुक्स में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मेरे को वहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है। लिस्टेड मार्केट में क्रैश आता है, इनमें क्रैश नहीं आता अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर इश्यू ना हो जाए। कंपनी के बारे में पूरी स्टडी करो, उस हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट करो तो बड़ा मज़ा आता है और रिस्क खेलने लायक है। और राकेश झुनझुनवाला की बात से भी इंस्पायर हूँ। उनके भी पोर्टफोलियो में जब मैंने देखा था, लिस्टेड कंपनी से 4 गुना ज़्यादा अनलिस्टेड कंपनीज है। और जब इन्वेंचर्स का आईपीओ आया था, वो आईपीओ प्राइस जिस प्राइस पे आया था, उस वक्त राकेश झुनझुनवाला ने 400% का रिटर्न, मतलब 400 टाइम्स का रिटर्न वो उन्होंने ले लिया वहाँ से। तो समझ रहे हो कि भाई मल्टीबैगर रिटर्न्स लिस्टेड मार्केट में बहुत मैन्युपुलेशन है भाई। क्योंकि कोई भी एक बंदा अगर बड़े अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करता है अपर सर्किट, वापस अगर वो डंप करता है तो लोअर सर्किट, तो वो सब चीज़ें लिस्टेड मार्केट में देखने को मिलती है। लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में अभी तक क्या हुआ कि इतने ज़्यादा बंदे यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं पर्सनली यही बोलता हूँ कि मैं अभी अनलिस्टेड मार्केट में ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। और उसके अलावा रही बात दूसरी, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इस मार्केट को सेबी रेगुलेट नहीं करते, ठीक है। तो वो चीज़ है, आप अपनी समझ से, और इसके कोई भी भाव है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ बायर और सेलर ही अपने हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। और रिसेंटली नोवामा ने, अब रही बात दूसरी, वापस ओरावेल स्टेज पे आ जाते हैं। अभी रिसेंट में पिछले साल में 2024 में रितेश अग्रवाल ने खुद ने बायबैक किया है ओयो के शेयर्स, ठीक है, उन्होंने बायबैक कर ली है। उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर मैं आगे बात करूँ, नोवामा वेल्थ बहुत बड़ी ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने 100 करोड़ रुपए डाले हैं, वो भी 53 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। और वो कंपनी को वैल्यूएशन कहीं ना कहीं 47,000 करोड़ के आसपास दे देता है। तो रही बात वैल्यूएशन वाइज, तो अभी मेरे को कोई इशू नहीं दिख रहा। और जिस हिसाब से इन्होंने G6 हॉस्पिटैलिटी चेन मोटल 6 को एक्वायर किया है यूएस मार्केट में, और अब कंपनी एक्सपेंड कर रही है चाइना में। चाइना में भी बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई कंपनीज काम नहीं कर रही। आप प्रॉपर रिसर्च करो उसके बाद आओ। मेरे हिसाब से बैट खेलने लायक है, रिस्क ले सकते हैं, एक दाव इस पर खेल सकते हैं हम लोग, और दाव खेलना भी चाहिए। मैं यही चीज़ मैं बोलूँगा आपको। और बाकी देखो, पैसा आपका है, बार बार वही बोलूँगा, पैसा आपका है, आप अपने हिसाब से सोच समझ कर ही डिसीजन लेना। लेकिन ओरावेल स्टेज में एज सच मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत दिखी नहीं। और लास्ट ईयर जो मार्च 24 के एंडिंग तक की बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस लेके आया है। जो मैं आपको नेट प्रॉफिट डायरेक्ट बता देता हूँ, नेट प्रॉफिट जो कंपनी का रहा है वो रहा है 229 करोड़। और अगर मैं 31 मार्च 2023 की बात करूँ, तो 31 मार्च 2023 में कंपनी का जो लॉस था, वो लॉस था 1286 करोड़। जंप देख रहे हो, वहाँ से सीधा जंप। और अभी रिसेंट क्वार्टर का जो रिजल्ट इन्होंने दिसंबर 24 का रिजल्ट जो इन्होंने पेश किया है, उसमें भी कंपनी प्रॉफिटेबल रही है 165 करोड़ का। समझ रहे हो, कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट्स ले रही है। अभी मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन रही बात दूसरी, आईपीओ के बाद मेरे को इस कंपनी में आज की डेट में काफ़ी लंबा चौड़ा पोटेंशियल दिख रहा है। प्रॉपर बैट खेलने लायक होगी, क्योंकि कंपनी वहाँ से सीधी रिवाइवल होगी। एक नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते, तो कंपनी अभी बहुत ज़्यादा पैसा है जो फाइनेंस कॉस्ट में जा रहा है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी। रीज़न बिहाइंड द सीन, इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डाल रहे हैं। इन्वेस्टर्स अगर पैसा डालेंगे, और रही बात फाइनेंस कॉस्ट, धीरे धीरे कम हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2023 मार्च एंडिंग तक इनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस लग रहा था वो था 681 करोड़, जो मार्च 2024 में 843 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट। तो वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं देखो फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट तो डालेगा ही डालेगा, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी स्ट्रेटेजिकली मूव कर रही है, मेरे हिसाब से कंपनी इस चीज़ को भी टैकल कर लेगी। एंड नाउ कंपनी इज़ इन प्रॉफिटेबल कंडीशन, और प्रॉफिटेबल कंडीशन में है तो मेरे लिए बैट खेलना जस्टिफाइड है, और मैं खेलूँगा भी।
और खेल भी रहा हूँ। तो मैं तो बहुत बहुत लंबे टाइम से मैं इन्वेस्ट करके बैठा हूँ। जिस वक्त 34-24 के प्राइसेस थे उस टाइम पे मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, ऊपर में 75 के प्राइसेस चले गए थे, वापस नीचे अभी 55-60 के आसपास आए हैं। तो उस हिसाब से मैं अच्छा खासा इन्वेस्ट करके बैठा हूँ। उसके अलावा भी अगर आपको ओयो का जेन्युइन कोई सेलर नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बस एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर आपको जहाँ से मिल रहा है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मेरे से भी परचेज़ कर सकते हो। मैं भी आपको सिंगल डे में डिलीवरी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। कंपनी में बैट खेलने लायक है, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा भी। 60-70 हज़ार, 50-60 हज़ार, लाख रुपए हम लोग इस कंपनी में आराम से डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और बाकी पैसा आपका है, लॉस भी लगता है इस मार्केट में, श्योर एंड सर्टेन कुछ नहीं है। अगेन वही चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, लेकिन एज़ पर माई एनालिसिस कंपनी बहुत सही दिख रही है, बहुत सही कंडीशन पे है अभी, तो वो चीज़ है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते। कोई लिस्टेड कंपनी का भी अगर आपको एनालिसिस चाहिए, आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन, ये क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो। मैं कमेंट ऑब्वियसली पढ़ता हूँ, तो आपको वो एनालिसिस भी मिल जाएगा। और वीडियो पूरा देखते हो, थैंक यू फॉर दिस। और इसमें आपका ही भला है, कुछ ना कुछ तो आपको सिखा के ही जाऊँगा, तो वो चीज़ें हैं। इसी के साथ बाय बाय। मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ काम करना है, जो भी है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल की, वहाँ पे सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो वो चीज़ें हैं। और अगर हमारे पास अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा रखे सबके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डीमैट अकाउंट भी आप लोग ओपन कर सकते हो। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।